रिटर्न की आती है ना, तो बैंक एफडी रिटर्न की लाइन में सबसे आखिरी में नजर आते हैं। जब हम एफडी के रिटर्न की तुलना करते हैं बॉन्ड्स के रिटर्न से, स्मॉल सेविंग के रिटर्न से या फिर म्यूचुअल फंड के रिटर्न से, तो इन सब के सामने बैंक एफडी सबसे कम रिटर्न देता हुआ नजर आता है। टैक्स भी लगता है इस पर, और इसके बाद महंगाई को मात देने में ये बिल्कुल फेल साबित होता है, और इसीलिए लोग इससे अब दूर भी होते जाते हैं, दूसरे एवेन्यूज को तलाशते हैं। लेकिन फंस जाते हैं कौन? सीनियर सिटीजन, जिन्हें बैंक एफडी की आदत भी है और इसे वो सुरक्षित भी मानते हैं। लेकिन अब बात चल रही है कि बैंक एफडी में 5 लाख तक की जो राशि है उसको टैक्स फ्री किया जाए। ये प्रस्ताव दिया है इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन ने बजट के ठीक पहले। तो क्या इस पर वित्त मंत्री गौर फरमा सकती हैं? क्या ये बदलाव किया जा सकता है? इससे किसे कितना फायदा होगा? आज इसी पर हम बात करने वाले हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं पर्सनल फाइनेंस के एक्सपर्ट, सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जितेंद्र सोलंकी जी। थैंक यू सो मच जितेंद्र जी, आज आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये एकदम हॉट न्यूज़ है कि टैक्स फ्री होगी 5 लाख रुपए तक की बैंक एफडी। बहुत सारे लोग जो हैं वो मना रहे होंगे, दुआएं मांग रहे होंगे कि ऐसा हो जाए। आपको ये मांग कितनी जायज़ लग रही है? इस पर सरकार गौर करेगी? हो सकता है ये अच्छी खबर मिल सकती है इस बजट में? देखिए, टैक्स फ्री बजट से पहले अगर सुनने को मिल जाए तो इससे बढ़िया न्यूज कोई नहीं हो सकती किसी भी निवेशक के लिए। और फिक्स डिपॉजिट जैसी चीज अगर टैक्स फ्री हो जाए तो इससे तो बेहतर मेरे ख्याल से कोई विकल्प नहीं हो सकता। तो मैं लेकिन शायद हम कह सकती हूँ आपको कि आपके मुंह में घी शक्कर। बिल्कुल, लेकिन हम इस चीज को समझते हैं कि आखिर आईबीआई डिमांड कर क्यों रहा है। तो इसका जो मेन मुद्दा है वो क्रेडिट ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ को लेकर है। तो क्रेडिट ग्रोथ में ये अनुमान लगाया जा रहा था कि अगर इंटरेस्ट रेट राइज होते हैं तो वो थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन क्रेडिट डिमांड जो बढ़ी है और 17% के अराउंड क्रेडिट डिमांड है, लेकिन डिपॉजिट जो ग्रोथ है वो 9% की बढ़ा है। और ये मिसमैच खासकर इसलिए आया है कि फिक्स डिपॉजिट हालांकि एक अच्छा इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है, लेकिन टैक्स एफिशिएंसी में दूसरे प्रोडक्ट्स म्यूचुअल फंड के बदले मार खा जाता है। और इसीलिए शायद निवेशक, खासकर वो जो हायर टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, वो म्यूचुअल फंड की तरफ खींचे चले जाते हैं। और यही कारण है कि इस क्रेडिट डिमांड को देखते हुए, क्योंकि फंड्स की जरूरत है बैंकों को, उसको देखते हुए ये टैक्स भी 5 लाख तक का डिपॉजिट टैक्स भी किया जाए, ये डिमांड कर रहा है आईबीए। लेकिन वित्त मंत्री, अब अगर हम मौजूदा सिचुएशन को देखें तो ऑलरेडी सीनियर सिटीजन स्कीम और 5 साल की जो टैक्स सेविंग एफडी है वो ऑलरेडी बैंकों के पास है। तो वित्त मंत्री पहले ये देखेंगे कि क्या बैंक इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा सकते। जो फिक्स डिपॉजिट है, जिस हिसाब से इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं, जो क्रेडिट लोन रेट्स अगर बढ़े हैं, तो क्या फिक्स डिपॉजिट रेट्स नहीं बढ़ाए जा सकते? उसके बाद ही वित्त मंत्री जो है कोई निर्णय लेंगे। लेकिन मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि अगर 5 लाख तक डिपॉजिट टैक्स भी कर दिया तो एक तो सरकार को वो टैक्स गो करना पड़ेगा, दूसरा क्या निवेशक इसमें, वही निवेशक इसमें इन्वेस्ट करेंगे, या एक तरह से टैक्स अवॉइडेंस टूल भी बन सकता है। तो ये सब दिक्कतें हैं। तो मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है कि इस बजट में 5 लाख तक का डिपॉजिट टैक्स भी हो जाएगा। मेरी राय में कहीं ना कहीं बैंकों को थोड़ा इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की जरूरत है अगर उनको दूसरे प्रोडक्ट के साथ मैच करना है। तो बैंक चाह रहे हैं कि उन्हें थोड़ा और क्रेडिट मिले, पैसे उनके पास और आए, डिस्पोजल उनके पास इनकम ज़्यादा आए ताकि वो लोन दे सके, और इसीलिए वो चाहते हैं कि ये हो जाएगा तो शायद लोग वापस आएंगे। लेकिन ये क्लियरली ये भी दिखा रहा है जितेंद्र जी कि एफडी की चमक फीकी पड़ गई है, क्योंकि अब निवेशकों के पास बहुत सारे ऑप्शन है। बैंक एफडी कई फ्रंट पर मात खा जाता है। आपकी बात सही है। बैंक फिक्स डिपॉजिट जो सबसे ज्यादा मार खाता है वो है टैक्सेशन। अब अगर हम म्यूचुअल फंड से कंपेयर करें तो 3 साल के बाद जो है बैंक फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट जो है वो आपकी इनकम के अकॉर्डिंग टैक्सेबल होता है, लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर कैपिटल गेन टैक्सेशन मिल जाता है। लेकिन एक बात गौर करने की भी जरूरत है कि ये केवल 3 साल के बाद होता है। अगर 3 साल से कम समय हम लें तो म्यूचुअल फंड का टैक्सेशन, डेट म्यूचुअल फंड का टैक्सेशन और इसका टैक्सेशन बराबर है। लेकिन एक जगह जहां एफडी मार कर रहा है वो है ईएलएसएस। ईएलएसएस क्योंकि 3 साल की इक्विटी प्रोडक्ट है, 3 साल के बाद लॉकिंग खत्म हो जाता है और गेन्स जो है वो 1 लाख तक टैक्स एग्जेम्प्टेड रहते हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से फिक्स डिपॉजिट का मेन कंपटीशन वहां से आ रहा है, टैक्स सेविंग, इसीलिए ये टैक्स बेनिफिट की डिमांड करी गई है।
ओके, सो ईएलएसएस इससे जो है काफ़ी जो है मात दे रहा है, लेकिन साथ ही में बात हम ये टैक्सेबिलिटी के फ्रंट पर कर रहे थे। अब मैं रिटर्न के फ्रंट पर आपसे पूछना चाहूँगी कि जो रिटर्न होता है, अगर हम इसका कंपैरिजन म्यूचुअल फंड से करें, स्मॉल सेविंग स्कीम से करें, डेट म्यूचुअल फंड से करें, तो रिटर्न के लिहाज से आपको क्या दिखता है? टैक्स के लिहाज से हम समझ गए कि ईएलएसएस जो है इसे पीछे छोड़ दे रहा है, पर रिटर्न के लिहाज से? देखिए, रिटर्न के लिहाज से फिक्स डिपॉजिट में ठीक रिटर्न मिल रहा है अगर आप आज के हम समय की बात करें। और अगर मैं म्यूचुअल फंड से कंपेयर करता हूं तो डेट म्यूचुअल फंड में वेरिएबल रहता है। मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा अट्रैक्शन डेट म्यूचुअल फंड की तरफ आता है अगर किसी को 3 साल या उससे कम के लिए निवेश करना है, क्योंकि टैक्सेशन लगभग बराबर है। और अगर मैं समांतर रिटर्न की बात करूं तो दोनों जो है एक कंपेरेबल इंस्ट्रूमेंट ही रहते हैं। जैसा मैंने कहा कि ये टैक्स सेविंग टूल में ज्यादा जो है कंपटीशन आ रहा है और उसी की वजह से ये डिमांड करी गई है। और उसमें इक्विटी के अंदर, ईएलएसएस के अंदर रिटर्न हम जो है ज्यादा हम कमा सकते हैं, तो वो रिटर्न का कंपैरिजन करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो इक्विटी प्रोडक्ट है, ये फिक्स डिपॉजिट प्रोडक्ट है। अब इक्विटी से आप कितना भी रिटर्न कमा सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टर तो आई थिंक जो है ना रिटर्न की तरफ भागेगा। ओके, जितिन सर, आप कह रहे हैं कि हम इक्विटी, म्यूचुअल फंड और एफडी दोनों को अगर कंपेयर करें तो ये एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं होगा। तो क्या डेट फंड से हम एफडी को कंपेयर कर सकते हैं, या फिर डेट फंड को भी एज रहती है एफडी से? देखिए, आइडियली डेट फंड ही फिक्स डिपॉजिट के साथ कंपेयर किया जा सकता है, क्योंकि जो अंडरलाइन इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है वो दोनों में समान होते हैं। इक्विटी एक लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट है, बट क्योंकि ईएलएसएस जैसा इंस्ट्रूमेंट है तो इन्वेस्टर उसमें निवेश करता है। और डेट म्यूचुअल फंड की जब हम कंपेयर करते हैं तो 3 साल से अगर कम का होल्डिंग पीरियड है तो डेट म्यूचुअल फंड का टैक्सेशन और एफडी का टैक्सेशन बराबर है। तो अगर मुझे डेट म्यूचुअल फंड ने भी 7% रिटर्न दिया, एफडी ने भी जो 7% रिटर्न दिया, तो लगभग दोनों बराबर ही आपको अर्निंग देंगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो कंपैरिजन किया जा रहा है वो ये ईएलएसएस स्कीम से बहुत ज्यादा कंपैरिजन किया जा रहा है, क्योंकि वो 3 साल की स्कीम है। ओके, सो डेट म्यूचुअल फंड भी तो सीधा सीधा एप्पल टू एप्पल नहीं होगा, क्योंकि उसमें 3 साल अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो आप उसमें टैक्स बचा पाएंगे, राइट? हाँ, उसमें 3 साल के बाद अगर आप देखें तो डेट म्यूचुअल फंड भी फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा टैक्स एफिशिएंट हो जाता है, क्योंकि उसका टैक्सेशन लॉन्ग टर्म हो जाता है। आप कम टैक्स पे करते हैं, आपके हाथ में ज्यादा आता है। और फिर डेट म्यूचुअल फंड के अंदर आपके पास ऑप्शन है कि आप कितनी तरह के डेट म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश कर सकते हैं। 3 साल से ज्यादा का होराइजन है तो आप अच्छा रिटर्न भी कमा सकते हैं, उसके साथ टैक्स एफिशिएंसी भी मिल गई, तो वो एफडी को जो है इसमें मात दे देता है। तो जितेंद्र सर, अगर आपको ये चिट्ठी लिखनी होती प्रपोजल के साथ कि बैंक एफडी को कैसे और बेहतर बनाया जाए, तो आप क्या प्रपोज करते? आपको क्या लगता है बैंक एफडी को और कैसे बेहतर निवेश का प्रोडक्ट बनाया जा सकता है? क्योंकि सबसे पुराना निवेश है, हमारे जो जितने सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए ये एक कंफर्ट वाला निवेश होता है और हमेशा से इसको वही दर्जा भी दिया गया है। आपको नहीं लगता इसको और बेहतर बनाया जा सकता है? आप क्या प्रपोज करेंगे? देखिए, सबसे ज्यादा जो बैंक फिक्स डिपॉजिट में अगर मैं देखूं तो क्या हम कंपेयर कर रहे हैं कि बैंक सबसे ज्यादा टैक्स एफिशिएंसी है। अब टैक्स एफिशिएंसी को मिटाने के लिए क्या कंप्लीटली टैक्स फ्री कर देना चाहिए? मुझे नहीं लगता कंप्लीटली जो है इसके ऊपर जीरो टैक्स हो जाएगा। अगर मुझे इसको एक बेहतर इंस्ट्रूमेंट बनाना है तो बैंकों को भी देखना होगा क्या हम थोड़ा सा इसमें ज्यादा इंटरेस्ट पे कर सकते हैं, ज्यादा इंटरेस्ट दे सकते हैं अगर मुझे फंड की जरूरत है। क्योंकि कुछ बैंक हैं जिसमें आपको एफडी का जो है ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, कुछ बैंक हैं जिसमें आपको कम इंटरेस्ट मिलता है। तो हर बैंक का अपना इंटरेस्ट कैलकुलेशन अलग है और अलग इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो जो बैंकों से जो इंटरेस्ट कमाते हैं, जो अर्निंग है, उसको कैसे हम टैक्स एफिशिएंट कर सकते हैं, मेरी राय में इसको हमें ज्यादा देखने की जरूरत है। क्योंकि एक तरफ म्यूचुअल फंड कैपिटल गेन टैक्सेशन है, ये इंटरेस्ट टैक्सेशन है। और इंटरेस्ट टैक्सेशन एफडी के अलावा अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट से करेंगे, चाहे वो स्मॉल सेविंग स्कीम हो, तो एक ही तरह से टैक्स होता है। लेकिन अब एनएससी जैसा इंस्ट्रूमेंट हम ले लें, उसके अंदर आपका जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर भी आपको एटीसी बेनिफिट मिलता है। तो क्यों ना वो सेम बेनिफिट एफडी इंटरेस्ट के ऊपर भी आ जाए कि आप जो इंटरेस्ट कमाएंगे उस पर भी आपको एटीसी का बेनिफिट मिलेगा। तो उससे जो है अर्निंग ज्यादा हो सकती है, टैक्स ज्यादा टैक्स एफिशिएंट बनाया जा सकता है। तो एफडी में अभी हमें एटीसी की भी छूट नहीं मिलती है, राइट? और इसमें हमें बैंक जो है जहां हम करते हैं वहां टीडीएस भी कटता है और फिर जो हम रिटर्न कमाते हैं उस पर भी हमें टैक्स देना होता है। देखिए, हाँ, ये भी डिफरेंस है। पहला, जैसे एनएससी को लेते हैं तो एनएससी में
आप जो इन्वेस्ट करते हैं उस पे 80C का बेनिफिट मिल गया, लेकिन जो आपको इंटरेस्ट अर्निंग हुई है उसको भी आप 80C में काउंट कर सकते हैं। कंपैरिजन टू फिक्स डिपॉजिट, उसमें जो केवल 5 साल की एफडी है, केवल उसको ही 80C का बेनिफिट है, और वो भी इन्वेस्टमेंट पर। जो इंटरेस्ट आप कमाएंगे वो आपकी इनकम में ऐड होगा और टैक्सेबल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम एनएससी से अगर हम कंपेयर करें तो एनएससी जैसा अगर हम कुछ लेके आते हैं फिक्स डिपॉजिट में, तो मेरी राय में थोड़ा अट्रैक्शन जो है एफडी में किया जा सकता है। बेसिकली इसे और टैक्स एफिशिएंट बनाने की जरूरत है, ताकि लोग जो हैं उसमें निवेश करने के लिए आगे आएं, टैक्स भी बचाएं, निवेश भी करें, रिटर्न भी बेहतर कमाएं।